स्वागत है बेटा राधा आप सबका। भूपेंद्र सिंह, राधे राधे सर, राधे राधे। प्रश्न का आंसर करिएगा। कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया को आरंभ बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अधिगम, बुद्धि, सृजनशीलता या अभिप्रेरणा? राधा कुमारी ने आंसर किया सर डी। बहुत बढ़िया, अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया को आरंभ बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है वो क्या कहलाती है? बिल्कुल राइट आंसर है अभिप्रेरणा। ठीक है। श्रीमती गुडएनफ ने कहा था, श्रीमती गुडएनफ का एक कथन है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है। किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा कहलाती है। आरंभ है प्रचंड, सबसे पहले तो आरंभ ही नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं तो फिर उसको कंटिन्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आरंभ करने, उसको जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो यही तो कह रहा है कि कोई भी आंतरिक कारक या कोई भी अवस्था जो क्रिया को आरंभ बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। और व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन ये क्या कहलाता है? अधिगम। और बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, तार्किक चिंतन करने की योग्यता, सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, विभिन्न प्रवृत्तियों का योग क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। छाया भारद्वाज, सोनम शर्मा, राधे राधे सर, राधे राधे। मन्नू चौधरी, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग, एक बार सारे बच्चे सेशन को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, अंधे, गूंगे या विकलांग? बताइए, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बताइए। बहुत बढ़िया, कशिश। सेकंड में बी, छाया भारद्वाज बी, खुशी शर्मा बी, सोनम शर्मा बी, सबनम बी। बहुत बढ़िया बेटा सबनम, बहुत बढ़िया। तो ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे बालकों को पढ़ाने की जो लिपि है उस लिपि का नाम क्या है? ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। अंधे बालकों को पढ़ाने की लिपि है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुइस ब्रेल। क्या नाम है? लुइस ब्रेल। कहां का है? फ्रांस का लुइस ब्रेल। 1830 में इन्होंने ब्रेल विधि का आविष्कार किया था, जिसके अंदर 6 उभरे हुए अंक होते हैं और उन उभरे हुए अंकों के आधार पर उनका त्वचा से स्पर्श करके पढ़ाई की जाती है। लुइस ब्रेल जो था वो खुद एक अंधा व्यक्ति था। खुद भी कैसा व्यक्ति था? एक अंधा व्यक्ति था लुइस ब्रेल। ये तो आपको पता ही है, मैंने क्लास में बताया है। तो ब्रेल लिपि किसकी है? अंधे बालकों को पढ़ाने की लिपि है। लकी बघेल बी, बहुत बढ़िया। राधा कुमारी, भूपेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। ब्लाइंड, हाँ जी बिल्कुल ब्लाइंड। नेक्स्ट देखिए अगला। बाल अपराधियों की आयु होती है। बाल अपराधियों की आयु 5 से 10 वर्ष तक, 3 से 12 वर्ष तक, 18 से कम वर्ष या 18 वर्ष से अधिक। बाल अपराधियों की, चाइल्ड जुवेनाइल, बाल अपराधी, चाइल्ड क्रिमिनल, बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है? चारू सिंगल, नमस्ते सर, नमस्ते बेटा चारू, नमस्ते। खुशी शर्मा, 3 में 3, 18 से कम वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद झा, राधे राधे प्रेमचंद भाई, राधे राधे। अनीता, नमस्ते सर। छाया, स्टडी पॉइंट 3, सबनम, बहुत बढ़िया। सी, चारू सिंगल, कशिश सी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल
बाल अपराधियों की जो आयु होती है 18 वर्ष से कम उम्र का बालक, कितने वर्ष से? 18 वर्ष से कम उम्र का बालक यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कानून के दृष्टिकोण से दंडनीय अपराध हो, तो वो अपराध किस में आता है? बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और बाल अपराध शास्त्र के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो। बाल अपराध शास्त्र के जनक, याद रखना, पूछा गया है रीट में, शास्त्र के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो। ये भावात्मक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, याद रखना। कौन से रूप से? भावात्मक रूप से। सीजर लोम्ब्रोसो ये बाल अपराध शास्त्र के जनक हैं। चले आगे, बढ़े आगे। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, उन्नयन। बताइए किसका अर्थ आकार की वृद्धि से है? बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को आज शेयर करिएगा सारे बच्चे जितने भी क्लास देख रहे हैं, अपने अपने स्टेटस पे और ग्रुप में, अपने अपने जितने भी आपके ग्रुप्स है उसमें इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। एक बार शेयर करने का काम जरूर करते हैं, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। नाइस क्लास, स्टडी पॉइंट, धन्यवाद। खुशी शर्मा 4th में 1, छाया भारद्वाज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता, राधा कुमारी, शबनम ए अभिवृद्धि। तो भैया सीधा सा है कि किसका अर्थ आकार की वृद्धि से है? अभिवृद्धि। ठीक है। और क्लास में लिखाया था कि अभिवृद्धि से तात्पर्य, अभिवृद्धि से तात्पर्य, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से है। किसकी परिभाषा है? बड़ी फ्रैंकली बात कही है, याद आ गया होगा। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से है। किसने कहा है? तो भैया बड़ी फ्रैंक सी बात है, तो मिस्टर फ्रैंक ने ही कहा है। किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिवृद्धि। चलिए, विकास क्या होता है? विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आता है, जबकि अभिवृद्धि केवल क्या होती है? मात्रात्मक। अभिवृद्धि कैसी होती है? संकुचित। विकास कैसा होता है? व्यापक। कैसा होता है? व्यापक। योर टीचिंग इज लिटरली डैम गुड। थैंक यू छाया भारद्वाज। राजस्थान 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षक भर्ती 2010 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया बेटा कशिश। बेटा मैं जो क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं ना, वो क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास काफी समय का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पे मैं आपको प्रश्न लेकर के चल रहा हूं। लेकिन बच्चों को क्या है कि नई नई चीजें, नए नए लोग ज्यादा पसंद आने लगे ना आजकल। अनुभव को नहीं देखा जाता, ठीक है, वो बाद में उनको पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, बॉम्ब टू टॉम, बिल्कुल। सिर से पैर की तरफ होता है। विकास का क्रम क्या रहता है? सिर से पैर, सिर से पैर। और सिर से पैर को क्या बोलते हैं? सिफेलिकॉर्डल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सिफेलिकॉर्डल थ्योरी। इसी को बोलते हैं मस्तकान बोधमुखी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? मस्तकान बोधमुखी प्रक्रिया। और केंद्र से पर्दे की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा डिस्टल थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा डिस्टल थ्योरी। याद रखना एक एक शब्द। परिपक्वता, मैच्योरिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अर्नोल्ड गैसल ने। पूछा गया है कि परिपक्वता शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया है? तो गैसल साहब ने किया है। एक एक प्रश्न को देखें, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुने। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है। आज ही क्लास में जब आप आए होंगे तो मेरे बोर्ड पे ये चीज लिखी हुई मिली होगी, है ना बेटा? आप जो बच्चे थे 2nd ग्रेड वाले और रीट वाले, उन्होंने देखा था कि मैंने सबसे पहले आके यही बोलता हूं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लिया करो। स्टडी मोटिवेशन। राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे भैया, राधे राधे सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, स्टडी मोटिवेशन 1920। देखो, गेस्टाल्टवाद की जो प्रतिपादक है वो सीधा सा है मैक्स बर्दीमर। कौन है? मैक्स बर्दीमर। ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, सबसे पहले एक चीज जो प्रश्न मोस्टली पूछी जाती है कि गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है,
तो भैया ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। एक चीज तो, एक प्रश्न तो यही हो गया। पहला प्रश्न तो ये बन गया प्रतिपादक कौन है एक। दूसरा प्रश्न है कि इसके प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर। ठीक है, और कौन से सन में प्रतिपादित किया था गेस्टाल्टवाद संप्रदाय? 1912 में। याद रखना 1912 में। प्रश्न हो गए 2। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। प्रश्न हो गए 3। फिर पूछता है इसका जर्मन भाषा में अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समग्र। इसी को बोलते हैं समग्राकार। समग्राकार। इसी को बोलते हैं पूर्णाकार। पूर्णाकार। इसी को बोलते हैं पूर्णाकृति। ये इसके नाम है। कहने का मतलब संपूर्णता के अर्थ में आता है। ये चीजें कितनी हो गई? 4। अब आप देखिए गेस्टाल्टवाद में जो प्रयोग किया गया था वो किस पे किया गया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी, जिसको बनमानुस बोलते हैं, चिंपैंजी पर प्रयोग हुआ था। और प्रयोगकर्ता कौन था? आपको पता ही है, कोहलर। कोहलर सूझे अंतर्धामा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने प्रयोग कब करा था? 1916 में। कब किया था? 1916 में। अब आगे देखो पूरा गेस्टाल्टवाद हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर जो इसके सहयोगी हैं, एक तो नाम आता है कुर्त कोफका। कुर्त कोफका को फाउंडर बोलते हैं, और एक है कुर्त लेविन। कुर्त लेविन, ठीक है। और कुर्त लेविन को क्या बोलते हैं? नब्बे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। 90 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं इनको। ठीक है, जैसे नया फ्रायड किसको कहते हैं? एरिक्सन को। ऐसे ही 90 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? कुर्त लेविन। ठीक है, और कुर्त लेविन ने कौन सा अधगम सिद्धांत दिया था? क्षेत्र अधगम सिद्धांत। कौन सा? क्षेत्र अधगम सिद्धांत। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक व्यक्ति शब्द का उपयोग किया है वो कुर्त लेविन था। कौन था? कुर्त लेविन। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो है, याद रखना, ये जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है ये किसके विरोध में आया था? व्यवहारवाद के विरोध में। किसके विरोध में आया था? व्यवहारवाद संप्रदाय, जो कि वॉटसन ने स्थापित किया था 1912 में, सॉरी 13 में। 12 में तो गेस्टाल्टवाद है। व्यवहारवाद संप्रदाय के विरोध में आया था ये। ठीक है, और ये जो है ना, मनोविज्ञान को चेतना प्लस व्यवहार दोनों का ही विज्ञान मानता है। चेतना प्लस व्यवहार दोनों का ही विज्ञान मानता है। कौन? गेस्टाल्टवाद। ठीक है, कुर्त कोफका ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट ये पुस्तक है जो कुर्त कोफका की है। और इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप, हाँ जी बिल्कुल बेटा, स्टडी ऑफ पॉइंट, जीवन दायरा सिद्धांत, एरिक एरिक्सन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सारी डिटेल है इसके ऊपर लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए। सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में। हाँ बिल्कुल बेटा, स्टडी ऑफ पॉइंट। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन, भोजन व ध्वनि दोनों साथ साथ, या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। संदेश जगीना 2, चारू सिंगल 2, 6 में 2, स्टडी मोटिवेशन बी, कशिश 2, ईसा डांगुर बी, स्टडी मोटिवेशन बी, अनीता बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में सबसे पहले जब उन्होंने अनुबंधन स्थापित करा रहा था पावलव, तो उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि पहले बजाई घंटी CS, और घंटे के बाद दिया सीधा भोजन UCS, और भोजन देख करके आई थी लार UCR। ये सेकंड है, सेकंड चरण। ठीक है, यानी अनुबंधन स्थापित करा रहा है उस समय की बात है। और उससे पहले वो केवल दे रहा था भोजन
और भोजन को देख करके लार आ रही थी। ये चरण फर्स्ट है। और चरण थर्ड में क्या हुआ कि बाने बजाई केवल घंटी, फिर वो कुत्ता ने कहा डाल दी लार। तो यहां ये कह रहा है कि पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी चीजें। घंटी क्या है? तटस्थ उद्दीपक। घंटी क्या है? नंबर 1 दो, घंटी। घंटी के क्या क्या नाम होंगे? घंटी को बोलेंगे CS, कंडीशनल स्टिमुलस। घंटी को कहेंगे तटस्थ उद्दीपक, ये घंटी है। इसी को बोलेंगे अप्राकृतिक उद्दीपक। क्या बोलेंगे? अप्राकृतिक उद्दीपक। इसी को बोलेंगे कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक। इसी को बोलेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक। ये इसके नाम है, अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, ये तो आपके घंटी के नाम है। अब भोजन जो है, भोजन को बोल रहे हैं यहां पर UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, और वहां पर जो NCERT की पुस्तक है उसमें इसका नाम है US। अब यहां पर देखिए, यहां तटस्थ उद्दीपक नहीं होगा, अप्राकृतिक उद्दीपक तो घंटी हो गया, और प्राकृतिक उद्दीपक कौन सा हो जाएगा? भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक अगर घंटी है तो स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा हो जाएगा? भोजन। ये आपको याद रखना है। पावलव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1904 में। कौन से सन में? 1904 में। पावलव को क्या बोलते हैं? अनुबंधन का पिता। अनुबंधन का पिता याद रखना। अनुबंधन का पिता कौन है? पावलव। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत कौन ने करी? पावलव ने। क्लासिकल कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, और इसी के लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। नोबेल पुरस्कार। लेकिन बेटा याद रखना, नोबेल पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में था। काय के क्षेत्र में था? चिकित्सा के क्षेत्र में था। ठीक है, पावलव के इस सिद्धांत को इनका एक चेला था एंडरसन, वो शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आया था। ये चीज आपको याद रखनी है। प्रयोग किसके ऊपर किया है ये आपको पता है। इनका प्रयोज्य कौन था? कुत्ता। प्रयोज्य कौन था इनका? कुत्ता। और कुत्ते की एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि, जिसका नाम है पैरोटिड। पैराटिड ग्रंथि को उन्होंने ऑपरेट कर दिया था। उसका सलाइवा जो है वो एक जार में गिरता था। ठीक है, आज यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। UCR का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। और CR का मतलब क्या होता है? कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी अनुकूलित अनुक्रिया। और सीधी सी बात है कि जो प्रतिक्रिया पहले किसी स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके हो रही थी, वही प्रतिक्रिया किसी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी के साथ में होने लग गई। इसी क्रिया को पावलव ने अनुकूलित अनुक्रिया कहा है। सर कल के टेस्ट में पूरी साइकोलॉजी है या NEP और योजना? बेटा चारों कंप्लीट साइकोलॉजी है, कंप्लीट। ठीक है ना, आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। आगे लैटिन शब्द साइको नहीं है भाई, ये साइकी है। लैटिन शब्द क्या पढ़ेंगे इसको? साइको तो मेंटल होते हैं। लैटिन शब्द साइकी का अर्थ क्या है? तो देखो, साइकी PSYCHE, साइकी का अर्थ क्या है बताइएगा? क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। JK कुरका, पैराटिड। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। JK। छाया भारद्वाज 7th में 4th, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। छाया मुकुल से भी कहो क्लास देखे, सत्यम से भी कहो क्लास देखे, और उससे भी कहो, है ना, सिस्टर से भी कहो वो भी क्लास देखे। हाँ, शबनम डी शबनम बहुत बढ़िया। सोनम शर्मा 4 4 4 4 4 4 4 4 4 स्टडी। ईसा डांगोर स्टडी पॉइंट। रेनू शर्मा, रेनू झा स्टडी पॉइंट। आत्मा। तो साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, आत्मा। ठीक है, देखो साइकोलॉजी की जो व्युत्पत्ति है, साइकोलॉजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PSYCHOLOGY। ये तो अंग्रेजी भाषा का है। इस आंग्ल भाषा के शब्द की व्युत्पत्ति याद रखना, ग्रीक, लैटिन और नंबर 3 यूनानी। क्लास में बताया हुआ है मैंने
कि अगर तीनों शब्द आते हैं तो प्रायोरिटी ग्रीक को, ग्रीक नहीं हो तो लैटिन, और ग्रीक और लैटिन दोनों ही नहीं हो तो यूनानी। देखो बेटा यूनानी कोई भाषा नहीं होती है, चूंकि यूनान देश में ये भाषाएं बोली जाती हैं ग्रीक लैटिन, जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो हम कह देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं, ऐसे ही यूनान में बोली जाती है ग्रीक और लैटिन, इसलिए ग्रीक है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीक को देना। तो ये तो साइकोलॉजी तो अंग्रेजी भाषा का है जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक या लैटिन या यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, कौन कौन से, साइकी PSYCHE, साइकी प्लस लोगस LOGOS से हुई है। अब यहां पे साइकी का मतलब होता है सियोल, सियोल बोले तो आत्मा, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, ठीक है, टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञानी उस समय क्या था, मनोविज्ञान था। और ये वर्गीकरण किसने दिया है, याद रखिएगा गैरेट ने, ये वर्गीकरण किसने दिया है, गैरेट ने। अब अगर यहां पूछे कि यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या है, तो यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ होता है सुंदर कन्या जिसके तितली के समान सुंदर पंख हो, सुंदर कन्या, और तितली को माना जाता है मॉडलिटी का प्रतीक, ठीक है। और अगर यह पूछा जाए कि सबसे पहले साइकी की खोज किसने की थी, अरस्तु दुनिया का पहला दार्शनिक था जिसने हमारे मस्तिष्क में साइकी की खोज की थी, और अरस्तु ने साइकी का अर्थ क्या बताया था, मानसिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी बताया था अरस्तु ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। लोगोस मीन्स ज्ञान, आत्मा का अध्ययन, खाना खा लो गुरुजी, भेज दो छाया, भेज दो, वैसे भी भूख लगी है, चलो ठीक है। अब देखिए मन, चेतना, व्यवहार और आत्मा, यहां चार शब्द लिखे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। 16वीं सदी में हमारा मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का विज्ञान, 16 में आत्मा, 17 में क्या था, मन या मस्तिष्क, मन मस्तिष्क का विज्ञान था 17 में। आपके 19 में क्या बन गया, ये चेतना का विज्ञान, 19 में चेतना, और 20 में क्या है, व्यवहार, और वर्तमान में किसका विज्ञान है, व्यवहार। तो 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में काय का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। तो इसी को, इसके जो अर्थों में क्रमशः परिवर्तन हुआ, आरपीएससी ग्रेड सेकंड में बिल्कुल सीधा आया था प्रश्न कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना खोई, और अंत में व्यवहार को अपनाया। ये कथन किसने दिया है, तो बताइए कमेंट करके, ये कथन किसका है, बताइए किसका कथन है, हाँ बताइए कथन किसका है, आत्मा का त्याग, फिर मन मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना का त्याग, और अंत में व्यवहार को अपनाया, कथन किसने दिया है। देखते हैं कौन वीर सबसे पहले कमेंट करके आंसर देता है, बताइए, देखें, देखें जरा किसमें कितना है दम, बहुत बढ़िया राधा कुमारी, राधे राधे, बहुत बढ़िया, डी आंसर, व्यवहार, हाँ व्यवहार तो है, लेकिन कथन किसने दिया है, श्रद्धांजलि, बताइए किसने, कथन किसका है, चलिए मैं ही बता देता हूं, या कोई दे रहा है आंसर, आत्मा का त्याग, फिर मन मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोई, अंत में व्यवहार को अपनाया, बहुत बढ़िया छाया भारद्वाज, बहुत बढ़िया, सबसे पहले शबनम ने बाजी मारी है, बुड़वर्थ, फिर नंबर है छाया भारद्वाज, फिर है अनीता कह रही है बेटा वाटसन नहीं है, बेटा वाटसन नहीं है ना, बुड़वर्थ इज राइट आंसर, हाँ सोनिया सैनी, बहुत बढ़िया, वाओ, ठीक है। तो आत्मा त्यागे, मन त्यागे, त्याग दई चेतना, और बुड़वर्थ जी कह गए व्यवहार इसी से करना, ठीक है। तो 16वीं सदी में आत्मा, 17 में मन मस्तिष्क, 19 में चेतना, और वर्तमान में और 20वीं में व्यवहार का विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, यानी निम्न में से कौन सी ऐसी ब्रांच है जो मनोविज्ञान में नहीं है, सब्जेक्ट मैटर में नहीं है। अच्छा भेजा तो है पर लेट आया है सर मैसेज, चलो बेटा चारू कोई बात नहीं है,
ये कभी कभी इंटरनेट तुम्हारे साथ गड़बड़ कर देता है, इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? देखो, असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाया था ना मैंने, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल आता है साहब। औद्योगिक मनोविज्ञान यानी उद्योग धंधों के संबंध में मालिकों और मजदूरों के व्यवहार का अध्ययन होता है, वो औद्योगिक में आता है। भैया पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, या के जनक तो एडवर्ड थॉर्नडाइक है, ठीक है, इसके जनक तो कौन है? हाँ जी, मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तीनों ये भी है, लेकिन कहीं पर भी आपने आर्थिक मनोविज्ञान सुना है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। बहुत बढ़िया। छाया कह रही है 8 में 4। बेटा पशु मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, या के जनक तो थॉर्नडाइक है, दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर प्रयोग किए थे, इसीलिए थॉर्नडाइक साहब को पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है चारू सिंगल। नीट स्टडी, नीट स्टडी कविता मैडम, स्वागत है आपका, आपके अपने खुद की क्लास में स्वागत है कविता मैडम। चलो आगे। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, सीएल हल, बीएफ स्किनर। बताइए कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? वो बाई मिस्टेक लिख गया, चलो कोई बात नहीं है, मिस्टेक भी होनी चाहिए, मिस्टेक सुधारने के लिए। राधा कुमारी अरस्तु, कौन से प्रश्न का उत्तर? शायद कमेंट लेट आ रहे हैं आपके, तो भैया क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, आपके हो सकता है कमेंट लेट आ रहे हो, इसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मानसिक ऊर्जा। चलिए देखते हैं कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जॉन डीवी, वॉटसन, हल, स्किनर। तो देखो वॉटसन ये तो मनोवैज्ञानिक है, 20वीं सदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, ये तो 20वीं सदी का चमकता हुआ, 20वीं सदी का चमकता हुआ मनोवैज्ञानिक, चमकता हुआ मनोवैज्ञानिक की संज्ञा तो वॉटसन को ही दी गई है, ये तो वॉटसन महाराज की बात हो गई, ठीक है। स्किनर, इसको मानते हैं प्रथम मौलिक व्यवहारवादी, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? आपका स्किनर, प्रथम मौलिक, ठीक है। क्लार्क हल, क्लार्क हल कौन है? मनोवैज्ञानिक है, प्रबलन का सिद्धांत दिया है। लेकिन जॉन डीवी साहब जो है वो एक शिक्षा शास्त्री है। कौन है? ये एक शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी। और आपको पता होगा मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जिसका नाम है प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्यवाद भी बोलते हैं, कार्यवाद। और आरपीएससी ग्रेड 2 में का नाम दियो? कृत्यवाद। कृत्य का मतलब कार्य तो होता है, कृत्यवाद, फंक्शनिज्म जिसको बोलते हैं, फंक्शनिज्म, ठीक है। तो जॉन डीवी का संबंध इस संप्रदाय से है। और साथ ही साथ शिक्षा की प्रकृति को त्रैमुखी किसने बताया है? जॉन डीवी ने, त्रैमुखी, ट्राइपोलर प्रोसेस। और तीनों में क्या बताया था? छात्र, अध्यापक, और तीसरा है समाज, व्यापक अर्थ में, ठीक है ना। और इन्होंने पुस्तक थी द स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें ये प्रकार बताए थे। चले आगे, बढ़े आगे। स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक है, स्वयं प्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट के निर्माण में सहायक है। अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य या अभिक्षमता, स्वयं प्रत्यय के निर्माण में क्या सहायक है? हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो देखिए स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक क्या है? अवप्रेरणा, बुद्धि। देखो अवप्रेरणा और बुद्धि ये स्वयं प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है, लेकिन सेल्फ कंसेप्ट के निर्माण में आपकी अभिक्षमता, आपकी अभिरुचि, आपका एप्टीट्यूड, ये सबसे अधिक क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे अगला प्रश्न। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? एक 12 वर्षीय बालक, यानी फॉर्मूला लगाओ आईक्यू का, आईक्यू बराबर MA/,
CA गुणा 100। तो निकाल दो IQ बराबर एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, यानी उसकी मेंटल एज कितनी दे रखी है 10 और वास्तविक कितनी है 12, गुणा कर दो 100 से। ठीक है, 2 से कर गया ये 5 बार, 2 से गया 6 बार, ठीक है ना, 2 तिया 2, हाँ साहब, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 छिकी 12। अब यहां पे कितना आ रहा है 100 गुणा 5 करेंगे तो कितना, यहां से अब इसको और काट लो, 2 तिया 6 और 2 से कट गया ये आपका कितनी बार 50 बार, और 50 गुणा 5 करेंगे तो 250 आएगा, और 250 में देंगे 3 का भाग, तो 3 8 24, एक बचा 3 तिया 9, फिर एक बचा पॉइंट लगाओ 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 तिया 9, 83.33 आ रहा है। अब बताइए 83.33 वाला कैसे भैया प्रतिभाशाली कैसे आ गया, छाया भारद्वाज प्रतिभाशाली कैसे आ गया, 12 वर्षीय बालक है, यानी वास्तविक आयु 12 है और मानसिक आयु 10 है, तो 10/12 गुणा 100 करके देखो तो आंसर क्या आएगा, देखो फटाफट से, तो बालक कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा बालक है, आंसर करिए, बालक कौन सा है बताइए फटाफट से, कौन सा बालक है ये बताइए भाई। अगर आपका 83.33 उत्तर आ रहा है तो 76 से लेकर के 90 वाला बालक इसमें आता है, मंद बुद्धि में आता है, तो ये बालक कैसा है, मंद बुद्धि बालक है, कैसा बालक है, स्टडी पॉइंट 3 बहुत बढ़िया, योगेन लवानिया सी बहुत बढ़िया, सबनम बी आंसर कर रही है बेटा, कैसे हो जाएगा प्रतिभाशाली, गलत कर दिया आपने, देखो कैलकुलेशन चेक करो एक बार, अरे सर हम 120 के हिसाब से सोच गए, अरे क्यों भैया 120 के, अरे टर्मन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, देखो टर्मन ने, मैं आपको टेल बताता हूं, 0 से 25 IQ जिसका है वो तो कौन सा बालक है, जड़ बुद्धि बालक, और जड़ बुद्धि बालक है 0 से 25 वाला। आपका 26 से जो 50 है, 26 से जो 50 IQ अगर आता है तो वो बालक है मूढ़ बालक, मूढ़, ठीक है, कैसा मूढ़ बालक है। और अगर 51 से 75 आता है कैलकुलेशन करने पर, 51 से 75, तो वो कैसा बालक है, मूर्ख बालक है, कैसा बालक है, मूर्ख। और अगर 76 से 90 के बीच में आता है तो वो कैसा बालक है, मंद बुद्धि, कैसा बालक है, मंगोलिज्म, मंद बुद्धि बालक है। याद रखना टेबल बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू टर्मन, अकॉर्डिंग टू टर्मन की टेबल, 76 से 90 वाला कैसा हो जाएगा, मंद बुद्धि बालक। 91 से 110 वाला बालक कैसा हो जाएगा, औसत, ये कैसा हो जाएगा, औसत बुद्धि बालक है। 91 से 110 वाला, और 111 से 120 वाला जो बालक है ये आपका कौन सा रहेगा, श्रेष्ठ बालक, कौन सा रहेगा, श्रेष्ठ बालक रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो 121 से 139 तक का जो बालक है वो अति श्रेष्ठ रहेगा, अति श्रेष्ठ। और इसके बाद 140 या प्लस वाला कौन सा रहेगा, प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड माइंड, प्रतिभाशाली रहेगा। याद रखना 0 से 25 और 26 से 50 ऐसे बालकों का जो प्रतिशत है वो केवल 2% बालक पाए जाते हैं, 2% बालक जड़ बुद्धि और मूढ़ बुद्धि पाए जाते हैं। 7% बालक कैसे होते हैं, मूर्ख बुद्धि 7%, 16% बालक कैसे होते हैं, मंगोलिज्म, और 50% सर्वाधिक कैसे होते हैं, 50% होते हैं औसत बुद्धि, ठीक है। श्रेष्ठ जो बालक होते हैं वो भी आपके 16% ही होते हैं, कितने होते हैं, 16%, और आपके अति श्रेष्ठ होते हैं 7%, कितने, 7%, और प्रतिभाशाली कितने होते हैं, केवल 2%, कितने होते हैं, 2%। अच्छा ज्यादा नीचे मतलब क्यों दिखाई नहीं दे रहा क्या, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल, तो क्या होगा, 12 वर्षीय बालक है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है,
क्या क्लास है सर, छा गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया स्टडी पॉइंट, बहुत बढ़िया, योगेन लवानिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आया नहीं आया समझ में, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्मन के अनुसार जड़ बुद्धि बालक का लेवल क्या होता है, 0 से 25, मूड का क्या होता है, 26 से 50, मूर्ख का क्या होता है, 51 से 75, मंद बुद्धि का क्या होता है, 76 से 90, औसत का कितना होता है, 91 में से, सॉरी 110 है ना, 110 पढ़ना है इसको, 91 से 110, और 111 से 120 वाला क्या होता है, श्रेष्ठ, और 121 से 139 वाला बालक होता है अतिश्रेष्ठ, और 140 प्लस होता है प्रतिभाशाली। ठीक है ना। अब आप देखिए 2% जड़ और मूर्ख, 7% मूर्ख, मंद बुद्धि 16%, औसत बुद्धि 50%, श्रेष्ठ बुद्धि 16%, अतिश्रेष्ठ 7% और प्रतिभाशाली 2। तो काउंट करो इसको, 2 और 7 9, 16 और 7 23 और 2 25 और 50 75 और 6 81 और 10 91 और 7 98 और 2 100% हो गया ना पूरा 100%। चलो आगे। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी प्रतिभाशाली होने का, उसकी सृजनशीलता का, उसके मंद बुद्धि होने का या औसत बुद्धि होने का। बताइए किसका संकेत है। राम राम भाई कवई के पतो लगेगो जबई जब भ्यावेगो कवई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए इस प्रश्न का आंसर करिए आप। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा एंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ रहे हो। बताइए प्रश्न का आंसर करिए। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली, यानी जिसकी कोई संभावना नहीं है संभव हो जाए, फिर भी वो कल्पना कर रहा है। तो खुशी शर्मा दे रही है सर आंसर 2, कशिश बी, और सोनिया सैनी बी, बहुत बढ़िया। प्रीति इंदौलिया बी, चारू सिंगल क्रिएटिविटी बिल्कुल बहुत बढ़िया। ईशा डांगुर बी, छाया भारद्वाज बी, स्टडी पॉइंट हंस रहे हैं। नीट स्टडी कविता मैडम बी आंसर कर रही हैं। चारू सिंगल बी, बहुत बढ़िया। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, तो यह उसकी किसका प्रतीक है, सृजनशीलता। क्योंकि सृजनशीलता क्या है, एक तरह का पागलपन है। ओए ये तो पागल है वो दिखे है ना, ये क्या सोच रहा है, वो ये ऐसा काम हो सकेगा क्या, बिल्कुल ही बावड़ा है वो दिखे। तो सृजनात्मकता क्या है, एक तरह का पागलपन है। सृजनात्मकता याद रखना, सृजनात्मकता मकता क्या है, पागलपन है, यानी पागलपन है। भाई असंभव सी चीज की कल्पना करो, एक तरह से पागलपन है। ये किसने कहा है, नीट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, लाला लालियो ध्यान से देखियो। सृजनात्मकता पागलपन है, किसने कहा है, नीट से ने। और सृजनात्मकता एक दैविक प्रेरणा है। सृजनात्मकता एक दैविक प्रेरणा है। कौन सी प्रेरणा, दैविक प्रेरणा है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, प्लेटो का कथन है, प्लेटो। दैविक प्रेरणा किसने कहा है, प्लेटो। हाँ जी बहुत बढ़िया, नीच से छाया भारद्वाज, बहुत बढ़िया। और सृजनात्मकता एक कॉस्मिक जीवन शक्ति है। अगला कथन है, ये इंपॉर्टेंट है मोस्टली। सृजनात्मकता एक कॉस्मिक जीवन शक्ति है। कॉस्मिक जीवन शक्ति है, ये कथन किसका ने दिया है, तो ये कथन है आपके डार्विन का। किसका, चार्ल्स डार्विन साहब का ये कथन है। सृजनशीलता को आप जानते ही हो, क्रिएटिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, जो लैटिन भाषा के क्रिएट से बना है। किससे बना है, क्रिएट से। ठीक है, और क्रिएट का मतलब होता है टू मेक, और टू मेक का मतलब होता है बनाना, और हिंदी में बोलते हैं सृजन, और सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। आईआईटी बाबा भी इसी में ही आता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बुक में है ये स्टेटमेंट, चारू सिंगल। देखो बेटा बहुत बेहतरीन बुक है, और आप सब लोगों के सहयोग से बुक की डिमांड बढ़ चुकी है। आउट ऑफ स्टॉक हो गई है भरतपुर में, लेकिन कल अवेलेबल हो जाएगी सुनील बुक डिपो पर। धौलपुर भी पहुंच जाएगी, जयपुर में भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, वहां पर भी बिक रही है पुस्तकें। तो क्योंकि मेहनत से कोई चीज तैयार की है तो समय लगता है, अच्छी चीजों को फैलने में समय जरूर लगता है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन
जो बच्चा क्लास को देख रहा है ना, जब वो पेपर देखेगा, जब उसकी जो है ना, क्या क्या बोलते हैं, उसकी किस्मत, वो अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करना क्या कहलाता है? प्रेरणा, संवेग, संप्रत्यय या अधिगम? बताइए क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? वो वाली बुक कब मिलेंगी? बहुत जल्दी, 1-2 दिन में वो आपके जो मॉडल पेपर है मार्केट में आ जाएंगे। रॉक करेगा पेपर, हाँ रॉक्स करेगा पेपर देखकर, बिल्कुल छाया भारद्वाज, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे तो खैर मान ही चुके हैं, पेपर देख चुके हैं, अब बारी रीट वालों की है। खुशी शर्मा 3, 13 में 3, बहुत बढ़िया। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। चलें आगे, बढ़ें आगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इनका मुख अंदर की ओर धसा होता है, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी कैसे हैं? चुप चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है, अकेले, गुमसुम, एकांत प्रिय है ना, कोई मिलने आ जाए घर पे तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे लोग कौन होते हैं? अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी कैसे होते हैं? तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, तू छत पे जाके कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी, वे कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी कैसे होते हैं? मिलनसार होते हैं, हसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? हसमुख। तो अंतर्मुखी, बहुत बढ़िया, सबका राइट आंसर आ रहा है, 4 4 4 4 4 4। सामाजिक तो होते ही नहीं है, बड़े झिझके झिझका सा व्यवहार करते हैं, कोई मिलने आ जाएगा तो किसी से मिलेंगे नहीं, है ना, इस तरीके के होते हैं। आर के भूपेंद्र जी, लर्निंग होता है, हाँ जी बिल्कुल। डी आप सर बहिर्मुखी हो, धन्यवाद स्टडी पॉइंट। चलिए एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? देखो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज तो यही मिल गई कि अगर आपसे पूछा कि व्यक्तित्व कौन सी भाषा से बना है, लैटिन, एक तो यही आंसर प्रश्न बन गया। अब आप देखिए कि कौन से शब्द से हुई है, पर्सोना, पर्सन, पर्सनल या पर्सनैलिटी। अब यहीं पे इन ऑप्शनों से बच्चा घूम जाएगा, अरे यार पर्सोना पढ़ा था कि अरे यार पर्सनल पढ़ा था, हो गया कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबके लिए, धन्यवाद धन्यवाद, है ना। सेशन को एक बार शेयर जरूर करिए, जो बच्चा चैनल से नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। अब ये कारवां पेपर तक नहीं रुकेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस चलेगा बस आपका। और बहुत जल्दी टीचिंग मेथड्स भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, आप घबराइए मत। और बहुत जल्दी शैक्षिक परिदृश्य भी मैं आपके बीच में ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं, बस आप तो बने रहिए, कारवां चलेगा अब तो। बहुत बढ़िया, 15 में 1, बहुत बढ़िया। पर्सोना, बिल्कुल ठीक है। और पर्सोना की मीनिंग देख लो, PERSONA, पर्सोना, ये लैटिन शब्द है। पर्सनैलिटी तो इंग्लिश भाषा का है, पर्सनैलिटी से बना है पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है नकली, नकली, नकाब, नकाब या नकली चेहरा, चेहरा या नकली मास्क, मास्क लगाते हैं या मुखौटा, इसको क्या बोलते हैं? पर्सोना। दोस्तों यूनान के रंगमंच पे प्राचीन में जब नाटक खेले जाते थे तो उन नाटकों में जो पात्र होते थे उनके चरित्र चित्रण करने के लिए चेहरे पर मुखौटे लगाए जाते थे, उन मुखौटाओं को क्या बोलते हैं? पर्सोना कहते थे। और पर्सोना से ही बन गया पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी जो है वो क्या है? पहले अपन केवल बाह्य गुणों के आधार पर पर्सनैलिटी का निर्धारण करते थे कि अमुक व्यक्ति यार क्या पर्सनैलिटी है, कैटरीना क्या लगती है, सलमान खान क्या पर्सनैलिटी है, सनी देओल क्या पर्सनैलिटी है। लेकिन वर्तमान समय में पर्सनैलिटी की ये परिभाषाएं बदल चुकी है। पर्सनैलिटी का क्या है? आंतरिक और बाह्य गुणों का समन्वित रूप,
यानी मनोदैहिक गत्यात्मक समूहों का संगठन जो व्यक्ति के समायोजन में सहायक होता है उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। मनोदैहिक शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? डब्ल्यूजी आलपोर्ट। व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? डब्ल्यूजी आलपोर्ट। व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने दिया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर जुंग ने दिया है। किसने दिया है? जुंग ने। ये क्लास बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी की है। हाँ भैया, बीपीएससी जो बिहार में जगह निकली हुई है उसके लिए जहां जहां पर भी साइकोलॉजी आता है उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में वैकेंसी आ चुकी है, बहुत शानदार मौका है आपके पास। फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। भरतपुर का एक भी बच्चा, राजस्थान का एक भी बच्चा उस कंपटीशन में रुक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ठीक है, लेकिन भरिए आप। हाँ भैया, रोजाना क्लास होती है, और रोजाना क्लास होती है ना रूपा जी? बिल्कुल रोजाना क्लास होती है। आप पहली बार क्लास से जुड़े हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शिखर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और जो बच्चा नया जुड़ा है शिखर में, ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। रेट मेंस का, ग्रेड सेकंड का, ग्रेड फर्स्ट का, रेट प्री के, प्री बीएड, एसटीसी, डीएलएड और फोर्थ क्लास सबके ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। विजिट करें नियर कृष्णानगर भरतपुर कलेक्टर निवास। चलिए, नमस्ते मैडम, डॉक्टर पुष्पा एजुकेशन मैम। मैम आप भी हमारे क्लास में रोजाना आते हैं, हमें मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे देखो अगला प्रश्न। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी, गुरुजी हमारा नाम नहीं लिया, आर के मुदगल सर का स्टूडेंट हूं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, है ना? आर के, बिल्कुल आर के भाई, आपका स्वागत है। चलिए, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी, सीएटी कैट माने बिल्ली, लेकिन बिल्ली नहीं है ये। सी का मतलब चाइल्ड, ठीक है। ए का मतलब एपरसेप्शन, एपरसेप्शन, और टी का मतलब टेस्ट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चाइल्ड का मतलब होता है बाल, और एपरसेप्शन का मतलब मैंने आपको बताया ये प्रासंगिक, बाल सॉरी अंतर्बोध, बाल अंतर्बोध, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलक, लियोपोल्ड बेलक। कहां को है बेलक? वहीं को जहां को फ्राइड हो, वियना ऑस्ट्रिया। ये भी कहां का है? वियना ऑस्ट्रिया। याद रखना, कब दिया था? 1948। और विकसित किसने किया था? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने इसको विकसित किया था। ठीक है, और कब किया था? 1951 में। और इसका अनुकूलन किसने किया था? उमा चौधरी। उमा चौधरी कहां की है? कोलकाता की। उमा चौधरी कहां की है? कोलकाता की। इसका संशोधन जो किया था वो उमा चौधरी ने किया था। कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड काई के हैं? जानवरन के चित्र बने हो, क्योंकि 10 कार्ड आईबीटी में भी होते, ललाओ जानवर नहीं जानवर। ठीक है, 10 कार्ड आईबीटी में भी होते हैं, लेकिन आईबीटी में स्याही के धब्बे लगे होते हैं और इसमें 10 कार्डों पे जानवरों के चित्र बने होते हैं। तो सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी। और प्रक्षेपी विधि का जो है वो अचेतन मन के अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अचेतन मन के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है वो प्रक्षेपी। और सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द कौन दिया? सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। लो प्रश्नों की झमाझम बारिश, शिखर एजुकेशन के साथ में प्रश्नों की झमाझम बारिश। हाँ सीएटी, हाँ बिल्कुल बेटा, 3 से 11 वर्ष, 3 से 10 हो या 11 हो, 3 से 10 या 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। बहुत बढ़िया बेटा कशिश, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न चुनिंदा है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखो। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास कर रहा है, तो इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में, मतलब कौन से डिफेंस मैकेनिज्म में आप रखोगे? युक्तिकरण बोले तो रेशनलाइजेशन, प्रक्षेपण बोले तो प्रोजेक्शन, प्रतिगमन बोले तो रिग्रेशन, और क्षतिपूर्ति बोले तो कॉम्पोजिशन। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर
अनपढ़ के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? बेटा अनपढ़ों के लिए जो परीक्षण होते हैं, अनपढ़ों के लिए वो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं जो क्रियात्मक हैं, ठीक है? तो क्रियात्मक परीक्षण जो होते हैं वो अनपढ़ों के लिए होते हैं। बहुत बढ़िया। राखी कुंतल, योगेंद्र लवानियार, स्टडी पॉइंट, अंजलि कुमारी, प्रीति इंदौलिया, अनीता, योगेंद्र, चारू सिंगल, छाया भारद्वाज, कॉम्पोजिशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कौन सा है? क्षतिपूर्ति, ठीक है? ये क्षतिपूर्ति के उपाय हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब कोई यो बताओ मुझे कि ये वाला उदाहरण प्रत्यक्ष में आएगा, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक में आएगा या अप्रत्यक्ष में? एक विकलांग बालक है, विकलांग नहीं कहते आजकल, दिव्यांग बोलते हैं। तो एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान लाने का प्रयास कर रहा है, तो है तो क्षतिपूरक उपाय, और क्षतिपूरक में भी कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष, ठीक है? और प्रत्यक्ष कौन सा होता? कि जिस क्षेत्र में कमी है अगर उसी क्षेत्र में पूरा कर रहा है, जैसे एक नाटे कद की लड़की का ऊंची हील के सैंडल पहन करके आना, कौन सा उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया कशिश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब युक्तिकरण का मतलब, युक्तिकरण का मतलब है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का प्रमोशन होना था और किसी कारण से उसने पहले तो कह दिया कि मैं तो बैंक मैनेजर होने वाला हूं, और किसी कारण से उसका प्रमोशन रुक गया। अब पब्लिक काके की बात है, आनंद लेगी, लाला कार्यो भाई, अरे मैनेजर साहब राम राम साहब, मैनेजर साहब राम राम। तो काके को अरे यार बहुत बढ़िया हुआ ना हुआ तो मेरी तो मौज है, 10 बजे जाता हूं, 4 बजे आ जाता हूं। मैनेजर सुबह का जाता है, को तो ऑडिट के समय रात के 10-10 बज जाते हैं, ठीक है? तो उसने क्या निकाली? युक्ति निकाली, अरे मैंने तो बीएड को मुझे बीएड करनी नहीं, वो तो भैया ने भरवा दिया मेरा फॉर्म, ठीक है? तो वो क्या निकाल रहा है? युक्ति। इसको बोलते हैं युक्तिकरण। प्रतिगमन का मतलब होता है एक वयस्क व्यक्ति का बच्चों की तरह फूट फूट करके रोना, प्रतिगमन यानी पूर्व व्यवहार को अपनाना। इनमें से 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, उदाहरणों पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्लियर? प्रक्षेपण का मतलब क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना तो आता नहीं है। जैसे क्रिकेट का एक बल्लेबाज जब आउट होकर के जाता है तो अपने बल्ले को देख रहा है, मानो वो ये कहना चाह रहा हो कि मेरे इस प्रकार से आउट होने का कारण ये बेकार सा बल्ला है। तो गलती तो है खुद की, शॉट तो खुद ने गलत खेला और आरोप लगा रहा है किसको? बल्ले को। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन। सर 4th क्लास में हो गया, आर के कह रहे सर 4th क्लास में हो गया पशु प्रचारक में, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो भैया? चलिए चलिए, दूसरों पर आरोप लगाना, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छात्र, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं इस पर लिख रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, ये उपागम है। सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया उपागम, मृदु उपागम या निर्मितवादी उपागम, कौन सा उपागम है? बताओ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस्मत वाले होते हैं जिनको कोई चीजें किस्मत से ही मिलती है, याद रखना। बहुत बढ़िया अंजलि कुमारी, सी, बहुत बढ़िया, सी 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 सी, निर्मितवाद बिल्कुल राइट आंसर है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अध्यापक केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, छात्र स्वयं सक्रिय रह करके समूह में रह करके समस्याओं का समाधान निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्मितवाद। जॉन डीवी के अनुभव और चिंतन पर आधारित है, और निर्मितवाद के विकास में जॉन डीवी, लेव वाइगोस्की, सीमन नेसर, जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे सबका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? खूब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। वैसे बेटा देखो, इसको लोग कहते हैं, इसको लोग भ्रमित करते हैं आपको ये कह करके कि सीओपी थ्योरी, याद करने के लिए हम इसको सीओपी थ्योरी कहते हैं, लेकिन ये याद रखना उन लोगों को ये पता नहीं है कि पहला क्या है? संक्रिया। पहला चरण क्या है? संक्रिया। और दूसरा क्या है? विषय वस्तु।
विषय वस्तु, और तीसरा क्या है आपका उत्पाद। ये तीन ही तो हैं। संक्रिया में 5 है, विषय वस्तु में प्रारंभ में 4 है और यहां में 6 है। तो 67 वाले मॉडल की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखिए, कल मैं इसको खूब एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास में, साइकोलॉजी विद संजय सर यूट्यूब चैनल पर। ये वाला क्वेश्चन मैं खूब कल डिटेल में सॉल्व करा चुका हूं। हाँ जी, 19 में ए गलत। हाँ, विशिष्ट तत्व नहीं होता भैया। विशिष्ट तत्व तो स्पीयरमैन की बुद्धि में हूं मैं। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, जी और एस फैक्टर, और तीसरा जोड़ो तो समूह तत्व। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। प्यास क्या है? आवश्यकता यानी नीड, प्रवाहता यानी फ्लुएंसी, अंतर्नोद यानी ड्राइव, और मूल प्रवृत्ति यानी इंसेंट। बताइए क्या है? प्यास क्या है? भूखे को क्या चाहिए? भोजन। और प्यासे को क्या चाहिए? पानी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। ठीक है, तो भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, मलमूत्र त्याग, विश्राम, ये सब हमारे क्या हैं? अंतर्नोद हैं, चालक हैं। तो प्यास क्या है? प्यास एक चालक है। खुशी बहुत बढ़िया। कशिश कह रही है ए, आवश्यकता। आवश्यकता तो पानी की है। पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? प्यास। भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? भूख। भूखे को क्या चाहिए? भोजन। और प्यासे को क्या चाहिए? पानी। तो भूख और प्यास ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे अंतर्नोद। और अंतर्नोद को ही बोलते हैं प्रणोद। क्या बोलते हैं? प्रणोद। और इसी को ही बोलते हैं चालक, और इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव। क्या बोलते हैं? ड्राइव। अब याद रखना, सबसे पहले अंतर्नोद शब्द का जो उपयोग किया था वो फ्रायड ने किया था। किसने? फ्रायड। और फ्रायड ने इसका अर्थ क्या बताया था? जर्मन शब्द ट्राइब का पर्याय। ट्राइब का पर्याय। ठीक है। और अंतर्नोद को विकसित किया है हल एवं ब्राउन ने। किसने? हल एवं ब्राउन ने। हाँ तो सर उसे जरूरत भी तो है ना, पानी चाहिए। अरे तो भैया पानी कब चाहिए उसको? जब उसका प्यास रूपी चालक एक्टिव होगा तभी तो पानी चाहिए भाई। तुम्हें पानी की आवश्यकता कब होगी? जब तुमको प्यास लगेगी। तो प्यास क्या है? चालक। भूख क्या है? चालक। भूखे को क्या चाहिए? भोजन। ठीक है, तो भूख, प्यास, नींद, काम, ये सब तुम्हारे चालक हैं। चालक याद रखना। और मैंने आपको बताया भी था कि N प्लस डी प्लस आई इक्वल टू बनता है मोटिव। और ये फॉर्मूला दिया था CL हल ने, क्लार्क लियोनार्ड हल साहब ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक सन 1915 में। बुड़वर्थ ने अंतर्नोद शब्द, छाया चारू सिंगल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुड़वर्थ ने कौन सा वर्ड दिया था? अंतर्नोद शब्द। और अंतर्नोद को विकसित किया है हल एवं ब्राउन ने। ठीक है, चलें आगे, बढ़े आगे। अधगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन, प्रवाहता, अभिप्रेरणा, संवेदना। अधगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? क्या उद्दीपन कहते हैं, या प्रवाहता बोलते हैं, या संवेदना बोलते हैं, या अभिप्रेरणा बोलते हैं? सर आदत क्या है? आदत पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित अपन कर लेते हैं वो हमारी आदत बन जाते हैं। वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताए। लाला जिसने पूछा सुन लो, वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताए। सबसे पहले बारंबारता, फिर अभिनवता और फिर अनुबंधन। यानी बारंबारता, अभिनवता और अनुबंधन के आधार पर हम आदतों का निर्माण करते हैं। पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। किसका कथन है? ड्राइडेन साहब का। किसका कथन है? ड्राइडेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चारू सिंगल। हाँ हाँ, हो सकता है निकल गया हो मुंह से, कोई बात नहीं। चारू सिंगल यानी सुने, फ्रायड ने इसको जर्मन शब्द ट्रैप का पर्याय बताया, अंतर्नोद शब्द का उपयोग बुड़वर्थ ने किया, और हल एवं ब्राउन ने इसको विकसित किया। ओके चारू बेटा,
कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हो। तो अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। अधिगम अगर ताला है तो अभिप्रेरणा उसकी चाबी, अधिगम अगर साध्य है तो अभिप्रेरणा उस तक पहुंचने का साधन, अधिगम का स्वर्णपथ, अधिगम का हृदय, अधिगम की कुंजी किसको बोलते हैं? अभिप्रेरणा को बोलते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और किसने बताया था? यह कथन किसका था? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड स्किनर नहीं होता, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर होता है। बीएफ स्किनर का मतलब ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। हाँ अब ठीक है सर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, गाड़ी में से बैठ के क्लियर कर रहे होंगे। निम्न में से कौन सा कृत्य अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है? अपचारी, अपचारी, अप उपसर्ग लगा हुआ है। सदाचार और अपचार, कदाचार। अपचार का मतलब बुरा व्यवहार। रिति शर्मा आज जल्दी स्टार्ट कर दी, हमेशा ही 8:15 में स्टार्ट करते हो। आज एक क्लास, गुरुजी आज एक नहीं थे तो मैंने क्लास स्टार्ट प्रारंभ कर दी। कोई बात नहीं बेटा, यहां से देखो रिद्धि, और बाद में रिकॉर्ड, इसको क्लास को बाद में देख लेना आप, ठीक है? हाँ बहुत बहुत बढ़िया। 22 ए, बहुत बढ़िया। कौन सा कृत्य अपचारी? देखो जुआ खेलना, जुआ खेलना अपचार है या नहीं है? बिल्कुल है साहब। दिवा स्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना और गृह कार्य नहीं करना। देखो दिवा स्वप्न, कक्षा में नींद और गृह कार्य, ये तो कोई हो सकता है कि बच्चे के सामने कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो इसलिए वो नींद ले रहा है, या उसके घर पे कोई परेशानी हो, तो ये कोई अपराध में नहीं आएगा। लेकिन जुआ खेलना जो है ना, वो तो कानूनन अपराध है, इसलिए जुआ खेलना। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न क्या है? हकीकत में जिन इच्छान की पूर्ति ना हो, उन इच्छान की पूर्ति व्यक्ति अपने आप में, अपने आप को कल्पनाओं में रख करके कर लेता है। खुली आंखों से स्वप्न देखना, किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, अब वो क्या देख रहा है कि उसकी साथ क्या निकल रही है? बारात निकल रही है, और वो किस पर बैठा हुआ है? घोड़े पर बैठा हुआ है, और लोग उसके दोस्त नाच रहे हैं, और गाना बज रहा है कौन सा है? घोड़ी पे होके सवार चला है मेरा यार, अकड़ता है छेला, वो गाना बज रहा है। तो वो कल्पनाओं में, और किसी ने अचानक उसको झंझोड़ दिया, तो क्या कहता है व्यक्ति? अरे यार कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था, तूने मेरे सारे स्वप्न का सत्यानाश कर दिया। यानी उसको संतुष्टि मिल रही थी। वो संतुष्टि कैसी है? क्षणिक। कैसी संतुष्टि है? क्षणिक संतुष्टि, ठीक है। चलें आगे, बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक संगीत का अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? सृजनशीलता, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या विशिष्ट? संगीत का अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, तो कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? क्या वो सृजनशील है, क्या वो प्रतिभाशाली है, क्या वो बुद्धिमान है, क्या वो विशिष्ट? डे ड्रीमिंग बुक, हाँ बिल्कुल, गीजू भाई वेदिका की है, जिसके 22 संस्करण हैं। कितने संस्करण हैं चारू? मैं ये भी बता देता हूं, संस्करण कितने हैं इसके? 22 संस्करण अवेलेबल हैं। हाँ जी, शायद सीधे घोड़े पे ही बैठा है। हाँ बिल्कुल सीधे ही घोड़े पे बैठा है भैया, है ना? मन उपाध्याय, बहुत बढ़िया। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, वो लाइक जरूर कर दे, है ना? लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो सेशन को। चलो ठीक है, तो बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी। एक तो डी आंसर कर रहा है, एक आंसर ए कर रहा है, एक बी कर रहा है, यानी अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें। कशिश ए, बी होगा, बी प्रतिभाशाली। क्षमा कह रही है सर, विशिष्ट होगा। आर के, ए और सी नॉट, ए और सी, यानी सृजनशीलता बुद्धिमान तो नहीं है, प्रतिभाशाली या विशिष्ट में से एक है ना? बहुत बढ़िया। ए सी नॉट, बी डी, बी या डी में से होगा, यानी या तो ये होगा या ये होगा। बहुत बढ़िया, बी होगा। आर के कह रहे हैं बी होगा, तो आर के भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, बी होगा। आर के कह रहे हैं बी होगा। अब सुनिए,
हालांकि अगर यहां प्रतिभाशाली नहीं होता तब हम विशिष्ट कर देते, क्योंकि विशिष्ट योग्यता हो गई संगीत। लेकिन एक बालक संगीत का अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको चीज समझ में आ जाएगी। हमारे श्रीमान एंड श्रीमती हुए क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, शायद आपके नोट्स में लिखवाया होगा मैंने। इन्होंने प्रतिभाशाली बालक माना है जिसका आईक्यू 130 या इससे ज्यादा हो। दूसरा इन्होंने प्रतिभाशाली उसको माना है जो कोई विशिष्ट क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। जैसे मैंने क्लास में बताया था कि सचिन तेंदुलकर किस में आएगा? प्रतिभाशाली में, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। जैसे मैंने क्लास में उदाहरण दिया था, हमारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर कौन से वर्ष में आएंगी? प्रतिभाशाली में आएंगी। ठीक है ना? अब आया कि नहीं आया समझ में? सोनिया नाम तो दिख ही नहीं रहा है सर को। अरे भैया सोनिया सबके नाम दिख रहे हैं। अगर मैं ज्यादा आपके नामों पर विचार करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। ठीक है ना? सबके नाम दिख रहे हैं, राखी, क्षमा, योगेंद्र, सोनिया, छाया, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबके नाम मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो नाम सुनने में बड़ा आनंद आता है क्या? एक बालक संगीत का अद्वितीय प्रतिभा का धनी है तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। अब याद है आया कि नहीं है बताओ? नहीं, किसी को नहीं भूले, नहीं भूले भैया, किसी को नहीं भूले, सब याद है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, हमें भूल गए। क्यों भूल जाएंगे भैया आपको? भाई आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। ठीक है, शिखर है तो हम हैं, हम हैं तो शिखर है, और तुम हो तो शिखर है, और जहां शिखर है तो वहां हम हैं। भाई तुमसे शिखर है, और शिखर से हम है, और हमसे शिखर है, तो हम सब तीनों ही तो भाई एक परिवार के हिस्सा हुए ना। तो भैया सहयोग करो, आपके मिलने जुलने वाले उनको बताओ रीट मेंस का बैच प्रारंभ हो गया है, बच्चे जोड़ो उसमें। सेकंड ग्रेड का बैच प्रारंभ है, बच्चे जोड़ो। आपको पता ही है क्लासेस बढ़िया चल रही हैं, आप तो पढ़ते हो, आपको सबको पता है। ठीक है, तो छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? असामान्य व्यवहार बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन प्रणाली, इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड, व्यक्ति इतिहास, केस हिस्ट्री। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, राहुल भैया से कहो कि एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार ना दे, जिससे हमारे कमेंट्स नहीं दिखते आपको। चलो नहीं बेटा, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, समाज मिति प्रणाली, सोशियोमेट्रिक या विकासात्मक प्रणाली, डेवलपमेंट प्रोसेस। बताइए क्या हो जाएगा? सी 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 सी, बहुत बढ़िया, सी समाज मिति, सी बता रहे हो, आरके सी बता रहे हो, बताइए आंसर करिए। बहुत शानदार प्रश्न है, सी बता रहे हैं रोहन कुशवाहा। आरके सोशियोमेट्रिक, ईसा डांगुर बता रही है सी। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? असामान्य व्यवहार यानी अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो उस गलत व्यवहार का कारण क्या है? सब लोग चाय पी लो मेरी तरफ, मेरे साथ बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे बेटा अभी भी नहीं पहुंचे, सी 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 आ रहा है आपका। तो असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सही है छात्र के? तो भैया व्यक्ति इतिहास प्रणाली। नैदानिक परीक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? नैदानिक परीक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, नैदानिक परीक्षण जैसे कुसमायोजित बालक, जैसे समस्यात्मक बालक, क्लास के नोट्स में एक एक चीज लिख रही है। आप कॉपी उठा के देख लो, बोलिए अभी आप जो बच्चे पढ़े हैं वो आपको मिल जाएगा। असामान्य बालक यानी असामान्य अगर बालक होगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? कुसमायोजित। दूसरे मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, उन सब बालकों की हाँ बिल्कुल कोचिंग
मैं ले आना कल, क्या लेके आऊं भाई कोचिंग में? अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। व्यक्ति इतिहास प्रणाली, बहुत बढ़िया। चलें आगे, बढ़े आगे। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? अब इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। जड़ बुद्धि, मैंने टर्मन की पूरी टेबल बताई थी, अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो। मिस लाडली, हेलो सर। अच्छा लाडली, लाडली तो मैं पता है किसको कहता हूं? राधा रानी को कहता हूं। हे लाडली सुन लीजो हमारी, हे राधा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली इन बालकों की सुन लो हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। आंसर करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए। बिल्कुल बी 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 25 से कम, 25 से कम ऐसे बालक जिनका आईक्यू 0 से 25 हो, ठीक है, तो वो हो जाएंगे जड़ बुद्धि। और जिनका आईक्यू 25 से 50 के बीच में हो, वो बालक हो जाएंगे मूढ़ बुद्धि। कैसे हो जाएंगे? मूढ़ बुद्धि हो जाएंगे। हाँ, चाय ले जाना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। और रीट प्री में पूछा गया प्रश्न है, रीट प्री। मैं देख रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर क्लास लेते हैं अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, इस तरह का कंटेंट देकर के चल रहे हैं बच्चे को, जो बहुत हायर लेवल का है, जिसका कोई सरोकार नहीं है ना, लेकिन वो दे रहे हैं भैया, आपको उनको कौन रोक सकता है। और हम लोग और बच्चे लोग हमारे पढ़ रहे हैं बेचारे वो, क्योंकि बच्चा तो अपने गुरु का ही तो अनुकरण करता है, ठीक है। हाँ साहब, चलिए बहुत बढ़िया मनोपाध्याय, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किशोरों में द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, उत्पन्न होता है समायोजन के अभाव के कारण, अवसरों की प्रतिकूलता के कारण, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति के कारण, या आत्मसम्मान को महत्व दिए जाने के कारण। सर सीटेट के, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, संजय सर का अपना अलग ही अंदाज है, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र। मनोपाध्याय गजब, बहुत बढ़िया, स्टडी पॉइंट, राधे 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 राधे। हाँ जी, अब देखो आप लोगों का थोड़ा सा इस तरह से जब मोटिवेशन आता है तो कहीं ना कहीं टीचर में भी जोश आता है, और यही जोश अगर आप क्लास में बच्चे लेकर के आए, आपने थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आप ही तो हमारे सोशल मीडिया, जन मीडिया, तंत्र मीडिया, आंख नाक कान सब आप ही तो हो, ठीक है। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, और हम और आप हैं तो हमारी शिखर क्लास है, ठीक है। तो ध्यान रखो सर जी, आप टॉपिक वाइज क्लास ले लिया करो। बिल्कुल मिस लाडली, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास। क्या मैं अब बुक का सॉल्यूशन लेकर के चलूंगा, बुक सॉल्यूशन, तो बुक सॉल्यूशन टॉपिक वाइज ही है, डोंट वरी, टॉपिक वाइज है, ठीक है ना। और दोनों ही चैनलों पे होंगे, ये भी ध्यान रखना, किसी भी चैनल पे हो सकते हैं, इस पे उस पे, दोनों ही अपने चैनल है, ये भी ध्यान रखना। चलिए बहुत बढ़िया। अब एडजस्टमेंट 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 आ रहा है, बी आ रहा है, अवसरों की प्रतिकूलता, ए अभी आ रहा है, बी भी आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में तो कुछ बात है साहब। देखो किशोरों की एक विशेषता है कि वो समायोजन नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते तो प्रतिगमन करते हैं, प्रतिगमन। लेकिन द्वंद्व कब होता है? जब उनको अवसरों की प्रतिकूलता होती है। अब जैसे आपके मन में अंतर्द्वंद आया कि यार रीट की वैकेंसी भी आने वाली है, और ग्रेड सेकंड के फॉर्म भी चल रहे हैं आरपीएससी के। अब बच्चा कंफ्यूज है कि मैं यार इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न क्यों होता है? प्रतिकूलता के कारण, अवसरों की प्रतिकूलता। समायोजन का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी किशोरों की विशेषता है, ये किशोरों की विशेषता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति है, डे ड्रीमिंग, ये भी किशोरों की विशेषता है। आत्मसम्मान को महत्व देते हैं, ईगो पर लगी चोट को तो किशोर कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन द्वंद्व की बात तो कब आएगी? जब अवसर कैसे होंगे? प्रतिकूल होंगे। चलें आगे। मंगोलिज्म होता है, बताइए, एक किशोरा अपराध,
एक मानसिक रोग, एक मंदबुद्धि, एक प्रतिभाशाली। बताइए कौन होता है मंगोलिज्म? मंगोलिज्म कौन होता है? आंसर करिएगा फटाफट से। मंगोलिज्म कौन होता है? मंगोलिज्म कौन होता है? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मंगोलिज्म। बताइएगा, आंसर करिएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टडी पॉइंट। हाँ, थर्ड ग्रेड से ज्यादा फोर्थ क्लास में जगह आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। मंगोलिज्म, मंगोलिज्म 27 में। सी छाया भारद्वाज, बहुत बढ़िया। कशिश, खुशी, ईसा डांगोर, राखी कुंतल, आर के सोनिया, कृष्णा कुमारी, बहुत बढ़िया। देखिएगा मंगोलिज्म का मतलब होता है मंद बुद्धि, और मंद बुद्धि को ही बोलते हैं मंगोलिज्म। देखो बेटा, मंदबुद्धि बालक कौन होता है? जिसका क्रो एंड क्रो ने आईक्यू बताया है 70 से बिलो, जिनका आईक्यू 70 से कम हो। 70 से कम वाले को मंदबुद्धि की संज्ञा दी है किसने? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने, जिनका आईक्यू 70 से कम है वो मंदबुद्धि है। ठीक है, एक चीज याद रखना, सर्वप्रथम सन 1913 में, सन 1913 ईस्वी में इनकी पहचान हुई थी। इनकी पहचान कब हुई थी? 1913 में। याद रखना, एक एक गोल्डन फैक्ट है। इनकी पहचान हुई थी, और पहचान कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में। और इनके लिए इंग्लैंड में एक एक्ट बना था, मेंटल डिफिशियंसी एक्ट, 1913 में। कौन सा एक्ट बोल रहा हूं? मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट। कब बना था? 1913 में। ठीक है, 1913 से पहले इनको कोई भी नहीं जानता था कि कोई मंदबुद्धि भी होता है। यानी इन बच्चों को भी हम पिछड़े बालकों में, जो सिरिल वर्ड के बालक है ना, पिछड़े, बैकवर्ड चाइल्ड, पिछले रीट मेंस में पूछी गई थी, पुस्तक किसकी है? सिरिल वर्ड की। तो इनको पिछड़े बालक ही मानते थे, लेकिन 1913 से इनको अलग जाना जाने लगा और इनको नाम दिया गया मंदबुद्धि। और मंदबुद्धि को ही बोलते हैं मंगोलिज्म। मंगोलिज्म एक जाति है, इनकी जो उत्पत्ति है ना, इनकी जो बनावट है मंगोल जाति के समान होती है, इसलिए इसको मंगोलिज्म कहते हैं। याद रखना, ठीक है। इनका जो सामान्य आईक्यू होता है ना, वो 90 से कम होता है। कितना होता है? 90 से कम होता है। 90 से कम इनका जनरली आईक्यू, और क्रो एंड क्रो ने बताया है 70 से कम। एक चीज याद रखना, मंगोलिज्म बालकों के 4 प्रकार हैं, मैंने क्लास में पढ़ाए हैं। मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसेफेली और माइक्रोसेफेली। कितने प्रकार बता रहा हूं? 4। नंबर 1 पहला कौन सा है? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, ठीक है। दूसरा है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म विशेषताएं पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तीसरा है हाइड्रोसेफेली। हाइड्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली। और चौथा कौन सा है? माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली। ये आपके मंदबुद्धि बालकों के प्रकार हैं। मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसेफेली और माइक्रोसेफेली। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, हमें आपकी साइकोलॉजी समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस लाडली। कहां से हो आप? कहां से बिलोंग करते हो? बैकवर्ड चाइल्ड, सिरिल वर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिरिल वर्ड की पुस्तक है, पिछले रीट मेंस 2022 में। ठीक है ना, पूरे राजस्थान में साइकोलॉजी की क्लास से मैंने हड़कंप मचाया था। बड़े बड़े दिग्गजों की जो क्लास थी उनके बीच में परचम लहराया था। कोई बात नहीं, वो समय फिर आएगा, आपका साथ होगा तो समय फिर आएगा। बताइए इसका, बताइए समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट देखो। वांछित व्यक्तित्व होता है, एक वांछित व्यक्तित्व, अंतर्मुखी। कौन सा? अंतर्मुखी, संवेगीय, स्थिर, बहिर्मुखी, मनस्तापी। बताइए कौन सा होता है? लाडली बीटीपी से, आर के सब बीटीपी से ही हैं। तो क्या आप कोचिंग आती हो क्या मिस लाडली? बताइए आप कोचिंग आती हो क्या शिखर में? वांछित व्यक्तित्व होता है
अंतर्मुखी, संवेगीय स्थिर, बहिर्मुखी, मनस्तापी। वांछित व्यक्तित्व कौन सा होता है? ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ है मैं जब से मैंने क्लास ली है। तो कशिश का तो बिल्कुल सही आंसर आना ही था, बिल्कुल। खुशी का भी सही आंसर आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। आरके का बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल मुझे ईसा डांगुर का सही आएगा। आरके बिल्कुल बहुत बढ़िया, आरके बीज राइट। कृष्णा कुमारी का आंसर सही आ रहा है। बेटा खुशी 3 कैसे आंसर कर दिया तुमने? कैसे कर दिया 3? सेकंड बैच से रामलला बैच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखो वांछित व्यक्तित्व अंतर्मुखी, संवेग स्तरीय, बहिर्मुखी। तो कौन सा? जिसका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है वो वांछित व्यक्तित्व है, संवेग स्तरीय। चलिए अगला प्रश्न। अधगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, या इनमें से कोई नहीं। तो अधगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है? अधगम में वृद्धि प्रोत्साहन दिया, विटामिन दिया, विदेशों में भेजा, या इनमें से कोई नहीं। अधगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है? सर चमक रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बल गुर्जर धन्यवाद धन्यवाद। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, कार्ल युंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 29 में 1, सोनिया, छाया भारद्वाज, मिस लाडली, स्टडी पॉइंट, आरके, राखी कुंतल, चारू सिंगल, कशिश, रोहन कुशवाहा, सौरभ फौजदार, बहुत बढ़िया। अधगम में वृद्धि प्रोत्साहन दे करके। शाबाश 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 शाबाश, है ना। जब हम बच्चे को शाबाश कहते हैं, बच्चे की कॉपी पे स्टार लगा दिया, छोटे बच्चे की कॉपी पे घर पे आके दिखाएगा, मम्मा देखो आज मैडम ने मुझे स्टार दिया है। मम्मा भी खुश कहेगी, बेटा शाबाश मेरा राजा बेटा, ऐसे ही होमवर्क करके लेके जाया कर। बच्चा ऑटोमेटिक काम करता है, यानी उसको क्या मिल गया? प्रोत्साहन मिल गया। ठीक है, तो अवप्रेरणा का सिद्धांत भी है ना, कौन सा? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? वॉल्फ एवं कॉफमैन। और वॉल्फ कौन है? फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजिस्ट, कहां के? यूएसए के। कहां के? यूएसए। चलें आगे, बढ़े आगे। अगला प्रश्न, वैचारिक क्रिया अवस्था आरपीएससी ग्रेड सेकंड में 3 बार पूछा गया प्रश्न है। 3 बार। कितनी बार? 3 बार रिपीटेड प्रश्न है। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? कौन सी है? कविता मैडम डांटती हैं। अरे कहीं नहीं डांटती हैं, कैसी बात कर रहे हो? बताओ वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। तो वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? 30 में 3, छाया, रोहन, कशिश, राखी, आरके, सोनिया, स्टडी पॉइंट, रोहन कुशवाहा, सुनील, निमेश, कृष्णा कुमारी, बहुत बढ़िया। आंसर करिए, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को आंसर करिए और बताइए क्लास के फीडबैक दे करके थंबनेल से कि क्लास कैसी लगी आपको। अंतिम प्रश्न है ये। स्टार देती है सर, हाँ 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 स्टार देती हैं सर जी, हाँ बहुत बढ़िया। बताइए, तो देखो वैचारिक सी आंसर आ रहा है आपका, यानी 7 से 12 वर्ष। और 7 से वर्ष अब इतने बच्चों का आंसर सही आ रहा है तो भैया बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है आपने, इसका मतलब। तो 7 से 12 वर्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गई कौन सी अवस्था? वैचारिक। और ये अवस्था कौन सी है वैसे? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं इसको? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, वैचारिक क्रियावस्था। और 2 से 7 वर्ष की अवधि को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था। कौन सी? पूर्व वैचारिक या पूर्व प्रचालन, पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था बोलते हैं। ठीक है, पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था बोलते हैं 2 से 7 वर्ष। और वैचारिक बोलते हैं 7 से 12 वर्ष बाल्यावस्था को। इस अवस्था में
बालक जो है ना अपनी हर क्रिया पर विचार करना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? विचार करना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको वैचारिक क्रियावस्था कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान देखिए, यहां जन्म से 2 वर्ष की अवधि, यानी 0 से 2 वर्ष की अवधि को, इसको जीन पियाजे साहब ने नाम दिया है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था। और इसकी अवधि मानी है 0 से लेकर के 2 वर्ष, और 0 से 2 वर्ष की अवधि को अपन क्या बोलते हैं? सेंसोरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं? सेंसोरी। फिर दूसरी है 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस नाम से? पूर्व संक्रियात्मक। और पूर्व संक्रियात्मक को ही बोलते हैं पूर्व वैचारिक क्रियावस्था। अवधि है 2 से 7। तीसरी है 7 से 11 वर्ष, और 7 से 11 वर्ष की अवधि को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक को ही बोलते हैं वैचारिक क्रिया अवस्था। और चौथी जो है वो है 11 से 15 वर्ष, उसको बोलते हैं औपचारिक। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वेरी मोस्ट है, आप पेपर में देखना और इस स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से प्रश्न छपेगा या नहीं छपेगा आप गारंटी लेकर कह सकता हूं। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे साहब ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, यानी संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं कितने बताई हैं? 4। कौन कौन सी? संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्था को ही इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? इंद्रिय जनित। संवेदी, ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना को कहते हैं। गामक, गामक का मतलब होता है गतिशील क्रियाएं, मोटर स्किल। यानी बच्चा जो होता है छोटी छोटी गतिशील क्रियाएं करता है, उस गतिशील क्रियाओं को स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे साहब ने अपने ही स्वयं के 2 लड़के, एक लड़का और 2 लड़कियों पर इन्होंने अध्ययन किया था। लड़के का नाम क्या है? लॉरेंट। और लड़की का नाम क्या है? थे जैकलिन और ल्यूसिन, इनकी लड़कियों के नाम थे। ठीक है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको पूर्व वैचारिक क्रियावस्था भी कहते हैं। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और चौथी हो गई आपकी औपचारिक। ये हो गई आपके जीन पियाजे साहब की संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए देखो दोस्तों, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, एक तो एक काम क्या करो कि लिंक को शेयर कर दिया करो। दूसरे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, और आप और हम हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है। कौन सा? शिखर क्लासेस। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राधे।